नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजात एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ एक नए साक्षात्कार के साथ। आज के इंटरव्यू में मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सुदूर क्षेत्र में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल के अध्यापक महेश पुनेठा जी। यदि मैं कहूँ कि पुनेठा जी का आचरण ही उनका भाषण है तो संभवतः यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज की बातचीत कई मायनों में खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पत्रिका की जिसे प्राथमिक व माध्यमिक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी बिना किसी लागत के छापते हैं और अपनी रचनाधर्मिता का परिचय देते हैं। इस पत्रिका का नाम है दीवार पत्रिका। जी हाँ, सही सुना आपने, दीवार नाम है इस पत्रिका का। दीवार पत्रिका रचनात्मकता व प्रयोगधर्मिता की एक ऐसी मुहिम है जो उत्तराखंड के सुदूर जिले पिथौरागढ़ से शुरू होकर उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों में भी पहुंची है। यह एक ऐसी पत्रिका है जिसके लिए मैं कहना चाहूँगा बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए निकाली जाती है। यह पत्रिका सरकारी व निजी दोनों ही तरह के स्कूलों में निकलती है। आइए जानते हैं पुनेठा जी से इस मुहिम के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आज हम दीवार पत्रिका को लेकर के आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। पहला सवाल तो यही कि दीवार पत्रिका क्या है? दीवार पत्रिका एक हस्तलिखित पत्रिका है जो बच्चों के द्वारा तैयार की जाती है और इस पत्रिका को बहुत कम लागत में बच्चे तैयार करते हैं। इसमें 2 चार्टों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें बच्चे लंबवत का लेते हैं और उसके ऊपर हस्तलिखित रचनाओं को पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद उसका एक हेडर बनाकर तो दीवार में कैलेंडर की तरह टांग दिया जाता है। दीवार में लगी होने के कारण ही इसे दीवार पत्रिका के नाम से संबोधित किया जाता है। दरअसल यह अपने आप में किसी बाल पत्रिका की ही तरह है। जिस तरह की सामग्री एक बाल पत्रिका में आप देखते हैं, पाते हैं, उसी तरह से इसमें भी बच्चों के द्वारा लिखी हुई रचनाओं को ध्यान दिया जाता है। इसे हम दीवार पत्रिका के नाम से जानते हैं। सर, दीवार पत्रिका कौन लोग निकालते हैं? क्या इसका संपादक मंडल रहता है? कैसे उस संपादक मंडल का चयन होता है? दीवार पत्रिका के निकालने से लेकर उसके पूरी जो तैयारी है उसमें बच्चों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। पूरी तरह से बच्चों को इसमें स्वायत्तता दी जाती है। एक तरह से बच्चों की रचनात्मकता को सामने लाने के लिए उनके ऊपर स्वतंत्रता और विश्वास के द्वारा हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। एक तरह से पूरी तरह से कहा जा सकता है कि यह बच्चों का ही उपक्रम है। विद्यालय स्तर पर भी पूरी जिम्मेदारी बच्चों को ही दी जाती है। उन्हीं का संपादक मंडल होता है, वही इसमें लिखते हैं, वही इसका पूरा प्रबंधन करते हैं। इस तरह से पूरी यह बच्चों का ही योगदान इसमें रहता है, वही इसको निकालते हैं। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि दीवार पत्रिका किस कक्षा के बच्चों से हम शुरू करवाते हैं? मतलब कुछ पैमाना तय है क्या हमारा कि यह इस क्लास के बाद के बच्चे दीवार पत्रिका के लिए काम करेंगे? अभी जो अलग-अलग स्कूलों में दीवार पत्रिकाएं निकल रही हैं, यदि आप उनको देखेंगे तो पाएंगे कि प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर पर बच्चे इस पत्रिका को निकाल रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से यह पत्रिका उनके द्वारा संपादित और प्रकाशित की जा रही है। सर, एक सवाल ये होता है कि दीवार पत्रिका जो है वो दीवार पत्रिका ही क्यों, माने वो फाइल फॉर्मेट में क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया यह, क्योंकि दीवार पत्रिका और एक हस्तलिखित पत्रिका में जो अंतर है उसको हमें इस रूप में समझना पड़ेगा कि जब कोई हस्तलिखित पत्रिका तैयार की जाती है और उसकी एक प्रति आप तैयार कर सकते हैं किसी विद्यालय में, तो वह प्रति केवल एक समय में एक ही बच्चा पढ़ सकता है
उसकी पहुंच बच्चों तक नहीं हो पाती है। जबकि दीवार पत्रिका में यह सुविधा है कि वह दीवार में लटकी रहती है और हर समय मौजूद रहती है और कोई भी बच्चा किसी भी समय जाकर उसे पढ़ सकता है। और एक तरह से दीवार पत्रिका किसी स्कूल के दीवार में लटकी होती है तो वो बच्चों को आमंत्रित करती हुई सी लगती है। इस तरह के प्रयोग भी चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल उसकी यह सीमा है कि वह पत्रिका एक समय में एक ही बच्चा पढ़ सकता है, जबकि दीवार पत्रिका बहुत सारे समूह में बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं और वह सामने दिखती है तो बच्चे को अपनी ओर बुलाती भी है। इसलिए हमने इसको दीवार पत्रिका के रूप में निकालने का निर्णय लिया। सर जी एक सवाल ये होता है कि दीवार पत्रिका के लिए जो चार्ट इत्यादि की जरूरत पड़ती है जी। उसके लिए धन की आवश्यकता है और बच्चों के पास धन होता नहीं है, वो उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं? इसमें पहले तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो चार्ट उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वह पहले से प्रयोग किए गए हुए चार्ट होते हैं। जैसे हमारे विद्यालयों में विज्ञान के प्रयोग होते हैं या कोई प्रोजेक्ट बच्चे बनाते हैं और उसकी एक तरफ लिखा गया होता है, तो हम उस चार्ट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को खरीदना या स्कूल को इसको खरीदना न पड़े। और जहाँ तक उसमें कागज का सवाल है, वो बहुत आप अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है बच्चे की, उस कागज का भी बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं। और कलम, पेंसिल, पेन आदि जो बच्चों के पास होती हैं वो उसी का। तो यदि ये सारी चीजें खरीदनी भी पड़े तो मुश्किल से 15-20 रुपए का खर्चा एक अंक को तैयार करने में आता है। और मुझे लगता है कि यह सभी स्कूल वहन कर सकते हैं। इतना खर्चा हम एक शिक्षक के नाते हम भी कर सकते हैं। महीने में या 15 दिन में बच्चों के लिए दीवार पत्रिका के लिए चार्ट, पेंसिल या पेन, मार्कर आदि का खर्चा किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है। जी सर एक ये सवाल है कि दीवार पत्रिका या मतलब इस तरीके की चीज क्यों, माने क्या कारण है कि हम ऐसा कुछ करें? जो इसका मुख्य कारण है वह जी भाषाई दक्षता को बढ़ाना सबसे मुख्य जी। कारण रहा। और दूसरा उद्देश्य यह रहा कि जब बच्चे स्वतंत्रता से कोई काम करते हैं, अपनी इच्छा से जब कोई काम करते हैं, तो वो उस काम को बेहतर तरीके से करते हैं। उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहता है, क्योंकि जब दीवार पत्रिकाएं विद्यालय में बनवाई जाती हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इनको तैयार करने के लिए किसी तरह का भी दबाव बच्चे पर न बनाया जाए। स्वतः बच्चे इस काम से जुड़े और जब बच्चे अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से कोई कार्य करते हैं तो उसमें सीखना बेहतर तरीके से होता है और वह उनके लिए एक खेल की तरह बन जाता है। तो इसलिए हमने भाषाई दक्षताओं के विकास के अलावा अपने विषय को अच्छी तरह से समझें, खुद को अभिव्यक्त कर पाएं और अपने आसपास को देख पाएं, जुड़ पाएं, उनसे संवाद कर पाएं, इन तमाम उद्देश्यों को लेकर हमने दीवार पत्रिका विद्यालयों में शुरू की है। सर एक सवाल ये है कि मतलब इसके इतिहास पे थोड़ी सी हम बातचीत करना चाहते हैं। दीवार पत्रिका कब, क्या, कैसे, क्यों शुरू हुई? क्या आपके दिमाग में, क्योंकि ये आप ही की पहल है, मतलब मेरे जो अधिकतम जानकारी है उसके अनुसार आप ही इस पहल को पहले लेके आए थे उत्तराखंड में। उसके बाद ये देश के कई राज्यों में गई, उत्तराखंड के अन्य जिलों में गई। पहला सवाल तो यही है कि ये आइडिया कहाँ से आया ये वाला कि ऐसी कोई पहल होनी चाहिए, और कब इसको, किस विद्यालय से इसमें शुरुआत हुई है, ये थोड़ी सी जानना चाहते हैं। दरअसल ये दीवार पत्रिका के इतिहास को लेकर कुछ एक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। बताया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी बहुत सारे लोग अपनी बात को कन्वे करने के लिए इस तरह के प्रयोग किया करते थे। दीवार पत्र जैसे प्रयोग होते थे
जिससे वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पाते थे। और उसके बाद भी हमें तमाम जगह ये प्रयोग दिखाई देता है। महाविद्यालयों में युवाओं के छोटे छोटे समूह इस तरह के कार्य करते थे। हमने भी उन कार्यों को देखा है। तो एक तरह से वहीं से ये आइडिया मिला कि भाई क्यों नहीं इसको हम अपने स्कूलों में भी शुरू कर सकें। उसके बाद डीपीईपी के अंतर्गत बाल अखबार का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें एक चार्ट पेपर पर विभिन्न तरह की रचनाओं को जो अलग अलग जगह से ली जाती थी उनको लेकर चिपका दिया जाता था, या बच्चे फिर चार्ट पर ही रचनाएं कॉपी करते थे। तो इस तरह के प्रयोग भी हुए। इसलिए मुझे लगता है कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि ये कहाँ से और कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया। मुझे लगता है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको एक अभियान के रूप में जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है, और आज पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में शिक्षक काफी इससे जुड़ रहे हैं और अपने कक्षाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं। और लगभग 2000 के करीब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की पिथौरागढ़ में, और उसके बाद धीरे धीरे विभिन्न साथियों के सहयोग से, जिसमें मैं कुछ नाम जरूर लेना चाहूंगा। पिथौरागढ़ में राजीव जोशी हैं, चिंतामणि जोशी हैं, और ऐसे ही यूपी से प्रमोद दीक्षित हैं, उत्तरकाशी से रेखा चमोली हैं। ऐसे कुछ साथी थे जिन्होंने इसको न केवल अपने स्कूलों में शुरू किया बल्कि अन्य साथियों को भी इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। और एक बहुत बड़ा योगदान इसमें एक शिक्षा अधिकारी हैं आकाश सारस्वत जी, उनका रहा। उन्होंने जब इस काम को देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने अपने जिले में, पहले अपने ब्लॉक में, जब वो गरुड़ में हुआ करते थे डीईओ, और उसके बाद वह बागेश्वर के डीईओ बने, तो उनके कार्यकाल में यह पत्रिका स्कूल तक पहुंची। उन्होंने कोशिश की कि हर विद्यालय से इसको निकाला जाए, और अब वह देहरादून में सहायक शिक्षा निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो उनका यह प्रयास रहता है कि वो जब भी क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाते हैं तो दीवार पत्रिका के संदर्भ में अवश्य ही शिक्षकों से वो बातचीत करते हैं। तो उनका भी एक बड़ा योगदान में रहा है। उसके अलावा बहुत सारे और साथी हैं, जैसे योगेश पांडे हैं, रमेश चंद्र जोशी हैं। इन लोगों ने प्रशिक्षणों में, शिक्षक प्रशिक्षण जो होते हैं, सेवारत शिक्षकों के जो प्रशिक्षण हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं, उन प्रशिक्षणों में भी दीवार पत्रिका को इंट्रोड्यूस किया। और आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि जो शिक्षकों की कार्यशालाएं होती हैं उनका पूरा समय उसकी समरी के रूप में दीवार पत्रिका निकाली जाती है। उसमें शिक्षक विविध रचनाएं, विभिन्न तरह के समाचार उसमें तैयार करके लगाते हैं, और पूरा कार्यशाला में क्या कुछ हुआ उसको एक दीवार पत्रिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, ये किन किन जिलों में हो रहा है ये वाला प्रयोग जो शिक्षक प्रशिक्षण के बाद दीवार पत्रिका निकाल रहे हैं? इसके लिए तो उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने तमाम जिलों में प्राथमिक स्कूलों में दीवार पत्रिका निकालने के आदेश भी दिए, और इसको जो सेवारत प्रशिक्षण है उसका हिस्सा भी बनाया। लगभग उत्तराखंड के हर जिले में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये तो मतलब बधाई के पात्र हैं सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं। दीवार पत्रिका एक अभियान के साथियों की यह सफलता कही जाएगी कि विभाग को भी यह लगा कि यह एक अच्छा योग है और बच्चे सीख रहे हैं इससे, उसमें उनको आनंद आ रहा है। तो इस सब को देखते हुए उन्होंने स्कूलों में दीवार पत्रिका निकालने के लिए कुछ धन भी आहरित किया।
हर विद्यालय को एक धनराशि भी दी गई कि वो अपने विद्यालय में इस तरह से दीवार पत्रिकाएं निकालें। और उससे पूर्व कुछ कार्यशाला की गई। एक बार हमने पिथौरागढ़ में इसकी शुरुआत की। लगभग 5 दिन की कार्यशाला शिक्षकों के साथ की गई, जिसमें दीवार पत्रिका क्या है, क्यों और कैसे इसको निकाला जाए, इस पर विस्तार से बातें हुई। और उस कार्यशाला में खुद शिक्षकों ने बिल्कुल बच्चों की तरह दीवार पत्रिकाएं तैयार की और उस अनुभव को अर्जित किया और उसको लेकर वह अपने विद्यालय में गए और इसकी शुरुआत की। तो जहां जहां एक समझ के साथ इसकी शुरुआत की गई है, तो हमें उसके काफी सुखद परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। सर, जब शुरू मतलब 2 सवाल है मेरे। एक तो पहला सवाल मैं पूछ लेता हूँ, जब आपने शुरू किया ये अभियान स्कूलों में, खासकर माने जब हम स्कूल में, जहाँ प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ बच्चा अपना नाम लिखना नहीं जानता, सरकारी विद्यालयों में आज भी असर का सर्वे कहता है कि हमें जोड़ घटाना नहीं आता कक्षा 5 में कई विद्यालयों में। ऐसी स्थिति में आप इस प्रयोग को लेकर के ये आश्वस्त थे कि ये सफल होगा या असफल होगा? एक तो सवाल ये है। इसके ही साथ में जोड़ देता हूं, जब हम शुरुआत में कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं तो हमारा विरोध होता है। क्या उस विरोध को लेकर के कोई शंका थी या कैसा रहा वो अनुभव शुरुआती दिनों का आपका? काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसी स्थिति में जब बच्चे अपने आप को लिखित रूप से अभिव्यक्त ही नहीं कर पाते हैं, उनको साधारण सी भाषा का इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो कैसे इसको हमने प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया और उसके क्या परिणाम रहे। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि दरअसल दीवार पत्रिका में बहुत खुलापन है। इसको हमने किसी एक खास ढांचे में बांधा नहीं है और हमने ये नहीं किया है कि भाई नहीं, दीवार पत्रिका में बिल्कुल वही विषय वस्तु प्रकाशित होगी जो पूरी तरह से विधाओं के मानकों में सही उतरती हो। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारा यह कभी नहीं रहा कि हमने बच्चों को एक साहित्यकार बनाना है या उनके अंदर साहित्य की बहुत गहरी समझ पैदा करना है, बल्कि इसका उद्देश्य रहा कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने को अभिव्यक्त करें। और हमने ये कहीं नहीं देखा कि उनकी अभिव्यक्ति कितनी परिपक्व है, बल्कि हमने उनको उसके लिए प्रेरित करने का एक यह टूल बनाया। और इसमें जैसे कक्षा 1 या 2 के बच्चे हैं, भाई वो तो बहुत अच्छी तरह से लिखना नहीं जानते हैं, बहुत अच्छा नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने उन्हीं के स्तर पर जाकर, यदि बच्चा कक्षा 1 का बच्चा है, वो छोटी सी कोई गतिविधि करता है, पेंसिल से कुछ आकृतियां खींच देता है, तो हमने उसकी उस आकृति को भी एक रचना माना और उस आकृति को दीवार पत्रिका में स्थान दिया। इसी तरह से कक्षा 2 का बच्चा है, अब वो बहुत अधिक तो नहीं लिख सकता है, बड़े बड़े वाक्य नहीं लिख सकता है, लेकिन यदि वो छोटे से भी कोई शब्द उच्चारित करता है और लिखता है, तो हमने उन शब्दों को भी उसकी रचना मानते हुए, जो उसने अपने मन से लिखे हैं, रचना मानते हुए उसको दीवार पत्रिका में स्थान दिया, जिससे उसका मनोबल बढ़ा। जैसे हमने छोटी छोटी कविताएं जिनकी पैरोडी करनी बच्चों को सिखाई कि भाई ऊपर मोटे राम का गोदाम। अब बच्चा इसको आगे बढ़ाए कि वो कहता है नीचे बैठे चूहे राम। यदि ऐसा भी बच्चा लिख दे रहा है तो वह उसकी अपनी सोच है, अपनी अभिव्यक्ति है, हम उसको पूरा सम्मान देते हुए दीवार पत्रिका में स्थान देते थे। या बच्चे ने चित्र बनाया आकृति, अब उस आकृति में आप यदि बच्चों से बात करेंगे, बच्चों द्वारा बनाई गई आकृतियों पर कभी, तो बच्चे उसको नाम भी देते हैं। वो बताते हैं कि मेरे इस बनाए हुए चित्र में ये गाय है, ये उसकी बच्चिया है, यहाँ पर ये घास है, आदि आदि बातें वो कहते हैं। भाई बच्चे ने चित्र बनाया, अब उसको नाम ये कह सकते हैं कि जहां वो गाय कह रहा है उसको हमने गाय लिख दिया, उसके नीचे भले वो गाय जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन बच्चे की दृष्टि में तो वह गाय है
और जब हम इस तरह से उसकी रचना को सम्मान देते हुए दीवार पत्रिका में स्थान देते हैं तो बच्चे का मनोबल बढ़ता है और वह और अधिक अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। तो इसलिए दीवार पत्रिका में बच्चे के स्तर में ही जाकर उसके द्वारा जो भी मौलिक अभिव्यक्ति की जाती है या जो भी उसकी अपनी अभिव्यक्ति होती है उसको हम उसकी रचना मानते हुए उसको पूरा सम्मान देते हुए दीवार पत्रिका में स्थान देते हैं। इसलिए वहां पर ये कोई इश्यू नहीं है कि भाई वो बच्चे कितना अच्छा लिख पाते हैं या नहीं, बच्चे लिखने के लिए प्रेरित हो पाते हैं नहीं। अब बाद में जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है तो फिर हम उसी तरह से उसके स्तर को भी बढ़ाते जाते हैं। जी अब जैसे कहानियां बनवाई जाती हैं, एक एक वाक्य हमने बोला, फिर हमने दूसरे बच्चों से कहा कि भाई आप इसको आगे बढ़ाइए। कक्षा 2 का ही बच्चा है, अब वो बोलने की दक्षता तो रखता है, भले ही वो जी लिख नहीं पा रहा है लेकिन बोल पा रहा है। उस जी बोले हुए को हम किसी बड़े बच्चे से लिखवा देते हैं। जी कक्षा जी 5 का बच्चा उन बच्चों के वाक्यों को लिख रहा है, भले वो लिख कक्षा 5 का बच्चा रहा है लेकिन वह सोच या विचार या अभिव्यक्ति कक्षा 2 के बच्चे की है, तो जी उसकी रचना हो जाती है। तो जी मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति में बड़े बच्चे बदल देते हैं जहां वो खुद नहीं लिख पा रहा है, नहीं तो उसको खुद लिखने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। अच्छा इसका दूसरी ना बात यह है, अच्छा हाँ 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 आप जी, कंटिन्यू कर लीजिए। दूसरी द्वार पत्रिका में हम विशेषांक भी निकालते हैं समय समय पर। अब जैसे अच्छा छोटे बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चे क्या है, आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा रुचि यदि छोटे बच्चों की देखी जाए तो वो पेंटिंग में होती है, चित्र बनाने में जी होती है। तो हम जी पूरा अंक चित्र विशेषांक बना देते हैं या पेंटिंग विशेषांक बना देते हैं और उस अंक में आप देखेंगे कि सारी जो रचनाएं होंगी वो पेंटिंग की होंगी, बच्चों द्वारा बनाए गए हुए चित्रों पर होंगी और वो दीवार पर लगेगी। और जब बच्चा अपने बनाए हुए चित्र को स्कूल की किसी दीवार पर लगा हुआ देखता है और वो देख रहा है कि इस चित्र को उसके जो बड़े भाई बहन है देख रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उससे बच्चा और अधिक ऐसा कुछ करने को प्रेरित होता है। दरअसल यह एक वातावरण सृजन की कोशिश है, एक माहौल बनाने की कोशिश है कि बच्चे भयमुक्त होकर बिना किसी शिक्षक के दबाव के इस तरह के कार्यों को करें जिनमें उनके भीतर की अभिव्यक्ति हो पाए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो शिक्षक भी उसको पढ़ पाए, ये हमारी एक कोशिश होती है। और जहां तक आपने दूसरा प्रश्न है विरोध वाला, हाँ ये ऐसा कोई बहुत अधिक विरोध तो किसी ने नहीं किया, क्योंकि सबको लगता है कि भाई जो भी है वो बच्चों के विकास के लिए काम किया जाना। लेकिन बहुत सारे साथियों को कभी कभी यह निरर्थक जैसा कार्य भी लगता रहा है। उनको लगता है कि ये एक चार्ट में बच्चों द्वारा लिखा हुआ कुछ चिपका देना, इससे क्या कुछ हो जाएगा। और कुछ विद्यालयों में साथियों के द्वारा यह भी बताया गया कि भाई कामों को थोड़ा सा बाधित करने की कोशिशें भी समय समय पर होती रही। अब वो मनोवृत्तियां हैं, इस तरह के लोग भी समाज में होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ नयापन पसंद नहीं भी आता है, या वो जो एक परंपरागत तरीके से शिक्षण का जो मामला है, एक सोच है हमारी कि भाई पढ़ाने का जो तरीका है, तो शिक्षक कुछ बच्चे को बताएगा और बच्चा उसको फिर लिख देगा, उसको याद कर देगा और याद करके फिर परीक्षा में उसको उड़ेल देगा, तो यही शिक्षा मानते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा ये अटपटा भी लगा, समय बर्बादी भी उनको लगी। उनको लगा कि ये क्या इस तरह से बच्चों को बेकार के कामों में लगाकर समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा बच्चों को कुछ गणित के सवाल बताए जाएं या दूसरी कोई विषय उनको पढ़ाया जाए। यह बातें भी आती रही, लेकिन हम ये भी यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यह केवल भाषा शिक्षण का ही माध्यम नहीं है, बल्कि हम लोगों ने तमाम विषयों को पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, वो सामाजिक विज्ञान हो या अन्य कोई विषय हो। हर विषय में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत अच्छे परिणाम उसके हमें दिखाई दिए। अब कभी हमने गणित विशेषांक ही निकाल दिया। एक साथी है हमारे बागेश्वर में, हेमचंद पाठक जी,
हेमचंद पाठक ने क्या किया, एक बार वो जूनियर विद्यालय में पढ़ाते हैं, वहां पर उन्होंने केवल प्रश्न विशेषांक निकाल दिया कि बच्चे अपने अपने प्रश्न दें, जो भी उनके मन में प्रश्न आते हैं वो प्रश्न लिखें वो, और उन प्रश्नों को लेकर एक पूरा अंक ही तैयार कर दिया। अब भाई वो बच्चा अपने मन से प्रश्न तैयार कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो उसकी अभिव्यक्ति है। प्रश्न पूछना भी बिना भाषाई दक्षता के नहीं हो सकता है, चाहे वो मौखिक रूप से प्रश्न पूछा जा रहा हो या लिखित रूप से पूछा जा रहा हो। तो अब बच्चों से आप प्रश्न तैयार करवा रहे हैं, इससे दो फायदे हो रहे हैं। एक तो बच्चा अपने को अभिव्यक्त कर रहा है, दूसरा आप यह समझ पा रहे हैं कि बच्चों के मन में किस किस तरह के प्रश्न हैं। वो गणित से संबंधित प्रश्न भी थे, वो विज्ञान से संबंधित थे, सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे। तो तमाम तरह के प्रश्न बच्चों के द्वारा दिए गए, जिनको बाद में दीवार पत्रिका में चिपका दिया गया, और इस तरह से एक पूरा विशेषांक दीवार पत्रिका पर तैयार। और कुछ जगह तो अलग अलग भाषाओं में भी इसको निकाला जा रहा है, चार भाषाओं में। बागेश्वर में आकाश सरस्वत जी द्वारा, कुमाऊनी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में, तमाम भाषाओं में वो अलग अलग समय में अलग अलग भाषा में निकालने का उन्होंने सुझाव अपने शिक्षकों को दिए, और वहां पर इस तरह के अंक भी निकाले गए। एक सवाल ये भी है कि इसका रचनात्मकता पर और शिक्षण पर, बच्चों के माने शैक्षिक गतिविधियों पर क्या प्रभाव नजर आया दीवार पत्रिका का? क्या इस पर अभी तक हमने कुछ काम किया है? दरअसल बहुत बार शिक्षक साथी भी इस प्रश्न को पूछते हैं। वो कहते हैं कि यदि हम दीवार पत्रिका निकालने में लगे रहे तो हम अपने पाठ्यक्रम को कब पूरा करेंगे, ये एक सवाल होता है उनका। और बहुत सारे शिक्षक साथी कहते हैं कि यार हमें तो समय ही नहीं मिल पाता है, अकेले या दो शिक्षक हैं, क्या क्या करें, और अतिरिक्त रूप से दीवार पत्रिका निकालने में कहाँ से हमारे पास समय आए, ये सवाल रहते हैं उनके। दरअसल ये सवाल वहां से पैदा होते हैं जब हम दीवार पत्रिका को एक पाठ्येतर गतिविधि मानते हैं। हम ये मानते हैं कि यह पढ़ाने लिखाने के अलावा एक अन्य सहायक गतिविधि है, तो यहाँ से दिक्कत होती है। लेकिन हम लोगों ने और पूरे दीवार पत्रिका एक अभियान ने ये कोशिश की कि इसको पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए, और इस पूरे अभियान की या इस दीवार पत्रिका की जो खासियत है वह भी यही है, या हम लोगों का जो आप इसमें योगदान देख सकते हैं वो इस रूप में है कि हमने इसको पाठ्यक्रम से जोड़ने का काम किया, और हमने ये बात शिक्षकों तक पहुंचाने की कोशिश की कि यह कोई अतिरिक्त गतिविधि नहीं है, बल्कि अपने पाठ्यक्रम को, अपने विषय को रोचक और आनंददायी ढंग से, प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने का एक, और इस बात को हमने करके दिखाया भी। यदि मैं सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूँ तो मैंने सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए थोड़ी देर के लिए मैं फ्रांस की क्रांति पढ़ा रहा हूँ, तो फ्रांस की क्रांति पढ़ाते हुए ही उसमें से बच्चों के द्वारा दीवार पत्रिका के लिए सामग्री निकलवाई कि भाई अब मैंने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाई, उसके बाद बच्चों से इस तरह की कुछ गतिविधियां करवाई जिसमें बच्चे अपने मन की बात लिख सकते। जैसे हमने कहा कि काल्पनिक एक साक्षात्कार आप तैयार कीजिए कि आप उस समय ही फ्रांस के राजा से मिलते हैं, लुई 16वें से आपकी मुलाकात होती है, और लुई 16वें से आपने क्या क्या बात की और लुई 16वें ने उनके क्या क्या उत्तर दिए। बच्चे खुद प्रश्न बनाते हैं और खुद लुई 16वें की ओर से उनके उत्तर देते हैं। तो इस तरह से एक काल्पनिक साक्षात्कार के द्वारा हम विषय भी पढ़ा रहे हैं और बच्चे की जो मौलिक अभिव्यक्ति है उसको भी बढ़ा रहे हैं, उसके लेखन कौशल को बढ़ाने का भी एक मौका दे रहे हैं। इसी तरह से हमने कहा कि भाई आप फ्रांसीसी क्रांति की किसी गतिविधि, किसी घटना को लेकर कोई एक कविता बनाने की कोशिश कीजिए, किसी पात्र पर एक कविता बनाने की कोशिश कीजिए। बच्चे तमाम इस तरह की कोशिशें करते हुए, या फिर कोई कहानी, आप लुई 16वें की ही कहानी लिखिए कि वो कैसे, उसमें कल्पना का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो तथ्य और जानकारियां आपने इस पुस्तक से प्राप्त की उनका इस्तेमाल करते हुए लुई 16वें की कहानी लिखिए आप, या आप संस्मरण लिखिए। आप उस दौर में
भारत से फ्रांस गए और फ्रांस की क्रांति को आपने बहुत नजदीक से देखा, तो उसको आपने उस दौरान क्या क्या देखा, वहां क्या महसूस किया, आपको किस तरह की चीजों से आपका सामना हुआ। तो इस तरह के अवसर बच्चों को हम उपलब्ध कराते हैं तो बच्चे इतने शानदार लेखन करते हैं, इतना शानदार कि बहुत बार खुद भी विश्वास नहीं होता है कि बच्चा ऐसा भी सोच सकता है। तो ये अब यहाँ पर देखिए आप, हम विषय भी पढ़ा रहे हैं और बच्चे को अभिव्यक्ति का भी एक अवसर दे रहे हैं, उनकी रचनात्मकता को बाहर निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी सामग्री को जो आप बच्चे कक्षा में तैयार कर रहे हैं, उसे हम दीवार पत्रिका में स्थान दे देते हैं। या जैसे एक पाठ है कक्षा 9 में जिसका संबंध ये सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उससे है। तो इस पाठ को पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों से ये कहते हैं कि भाई देखिए, आपके गांव में एक रिटेलर की दुकान है, सस्ते गल्ले की दुकान है, आपने कल सस्ते गल्ले की दुकानदार से साक्षात्कार लेना है। आप जाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे आप, और उनसे इस पता करेंगे कि भाई कहाँ से आप खाद्यान्न लाते हैं, क्यों आप इसको सस्ता देते हैं, कैसे पूरी ये व्यवस्था होती है, और इसको लाने में, वितरित करने में आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं, आदि आदि सवाल वह पूछते हैं और उनके उत्तर लेकर फिर वो दूसरे दिन विद्यालय में पहुंचते हैं। और फिर हम इस पाठ को शुरू करते हैं। जब हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनका एक व्यवहारिक अनुभव होता है, क्योंकि वह उस प्रणाली के बारे में अपने गांव में देख सुन चुके हैं, उसके बारे में बहुत कुछ पता कर चुके हैं, क्या बीपीएल कार्ड होते हैं, कौन से एपीएल कार्ड होते हैं, आदि आदि तमाम बातें। तो जब कक्षा में फिर हम इसको पढ़ाते हैं तो बच्चों के लिए वह बड़ा रोचक हो जाता है। और दूसरा, उनका जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उसमें से जो बेहतरीन साक्षात्कार होते हैं उसको संपादक मंडल को दे दिया जाता है। संपादक मंडल उनको चुनकर उसमें जो भी आवश्यक संशोधन करते हुए उसको दीवार पत्रिका में स्थान दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात हो जाती है कि एक रिटेलर का जब इंटरव्यू विद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित होता है तो उससे रिटेलर को भी विद्यालय से एक जुड़ाव सा महसूस होता है। जब वो सुनता है अमुक इंटर कॉलेज की दीवार पत्रिका में उसका इंटरव्यू लगा है, तो उसको भी एक अच्छी फीलिंग होती है और विद्यालय को के प्रति एक अपनत्व का भाव उसके अंदर भी पैदा होता है। अब देखिए, एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। बच्चे की रचनात्मकता का विकास हो रहा है, समाज और स्कूल का जुड़ाव हो रहा है, दो पीढ़ियों के बीच संवाद हो रहा है। बच्चा जो कक्षा में पढ़ रहा है, अपनी किताबों में जो बातें पढ़ रहा है, उसको अपने जीवन से जोड़ पा रहा है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको दीवार पत्रिका कहीं अलग से कोई गतिविधि नहीं दिखाई देगी, और ऐसा भी नहीं लगता कि इससे कहीं हमारा पाठ्यक्रम पीछे रह जा रहा है या वो प्रभावित हो रहा है। यह तो पाठ्यक्रम को व्यवहार में उतारने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। सर, अभी तक की बातचीत में जो मैं निष्कर्ष निकाल पाया वो ये है कि बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए निकाले जाने वाली पत्रिका का नाम है दीवार पत्रिका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने सटीक परिभाषा इसकी दी ही इसके लिए कहा जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में शिक्षक का क्या योगदान है दीवार पत्रिका के लिए, मतलब जब बच्चों ने ही बच्चों के लिए और बच्चों के द्वारा ही निकाली जानी है? बिल्कुल, शिक्षक इसमें भूमिका में रहता है, लेकिन वो भूमिका उसकी दिखनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कक्षा शिक्षण के दौरान जो भी बच्चों से हम लिखवाते हैं उसको हम संपादक मंडल को दे देते हैं। तो संपादक मंडल के पास बहुत सारी सामग्री इकट्ठी हो जाती है। व्यक्तिगत रूप से यदि संपादक अपने स्तर पर प्रयास करें तो बहुत बार होता है कि वो सामग्री नहीं जुटा पाते हैं। एक तो हम इस रूप में उनका सहयोग कर रहे हैं कि बच्चों के द्वारा जो भी कक्षा के दौरान कार्य किया गया है और जो मौलिक है, जिसमें उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, तो उसको हम संपादक मंडल को दे देते हैं। तो सामग्री उपलब्ध कराने में एक मदद करते हैं। दूसरा, जब कोई अंक तैयार हो जाता है, उस अंक को पढ़ने के बाद फिर संपादक मंडल की जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में हम भी बतौर एक प्रतिभागी के बच्चों को सुझाव देते हैं कि इसमें ये कुछ और हो सकता था, ऐसा हो सकता, तमाम। तो उसके अलावा तीसरा जो है, बच्चे खुद
शिक्षक से पूछने आते हैं, सर हम इस विषय पर अंक निकाल रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या क्या सामग्री हम दें, कैसे दें, इस पर वो सलाह मशवरा करते हैं। तो यहाँ पर भी शिक्षक की भूमिका हो जाती है। तो शिक्षक एक तरह से प्रेरक की भूमिका में इसमें रहता है और उसको रहना भी चाहिए। और जहां जहां शिक्षक इसमें हावी होते देखे गए, हमने जी पाया कि वहां बच्चे फिर इससे अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, वो इस काम को नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ये फिर एक दबाव बन जाता है। उनको लगता है कि ये एक और तरह का, जैसे गृह कार्य का या कक्षा कार्य का दबाव है, उसी तरह का ये दीवार पत्रिका भी हो गई है, तो उससे वो जी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि शिक्षक उनको अपने तरीके से करने दें। जो भी बच्चे कर रहे हैं, आप जो भी कह रहे हैं उनको केवल सुझाव के बतौर कहिए, अन्यथा वो जैसा भी निकालते हैं, हमने तो ये भी देखा कि जितना कम शिक्षक का हस्तक्षेप होता है उतना अच्छा बच्चे करते हैं, उनको जी स्वायत्तता मिलती है, तो वो उसको बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं और नियमित रूप से आगे बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यह हमारा काम है। हाँ, जी इतना जरूर है कि समय समय पर शिक्षक उनकी प्रशंसा करें, उनके काम की तारीफ हाँ, करें, उसको खुद पढ़ें। दीवार पत्रिका में वो पढ़ते हुए शिक्षक भी दिखने चाहिए। जब बच्चों को लगता है कि उनके लिखे हुए को शिक्षक पढ़ रहे हैं, तो उनका मनोबल दुगना हो जाता है। तो इस रूप में जी शिक्षक की भूमिका है। और पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ है। शिक्षक को भले ही दिखना नहीं चाहिए कि वो हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन उसकी नजर लगातार बनी रहनी चाहिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं। जी और जो भी उनको लगता है कि इसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है या सुझाव देने हैं, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से एक बातचीत के द्वारा वो उनको देते रहें, ये हमें लगता है। और हाँ, प्राथमिक स्तर पर थोड़ा सा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे काम वो खुद नहीं कर पाते हैं, तो शुरुआती दौर में उनकी मदद भी करनी पड़ती है। और बहुत जगह हमने देखा है कि शिक्षक उनके बीच बैठकर दीवार पत्रिका जिस समय तैयार हो रही है, खुद वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ वो भी कागजों में गोंद लगा रहे हैं, चिपका रहे हैं, उनको थोड़ा सा बता रहे हैं कि इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप। और लेकिन धीरे धीरे फिर बच्चे खुद वो सारे काम अपने आप करने लग जाते हैं। सर, अब आपसे हैं एक दो सवाल, मतलब जल्दी जल्दी पूछेंगे इनको। जी। आप खुद शिक्षक भी हैं, साहित्यिक गतिविधियों में भी आपका रुझान है और सामाजिक में भी। आप तीनों में से किसके निकट आप ज्यादा हैं? मुझे लगता है कि ये तीनों कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। जी क्योंकि यदि मैं लिखता हूँ, लेखन में मेरी अभिरुचि है, तो नए विचार, नए भाव, नई विषय वस्तुएं मुझे वहां से मिलती हैं। और उन विचारों का प्रयोग मैं अपने बच्चों के साथ अपने शिक्षण के दौरान उनका इस्तेमाल करता हूँ। और तीसरा, जो सामाजिक दायरे की बात आपने कही, मुझे लगता है कि एक शिक्षक को जब तक उसका समाज से जीवंत संबंध स्थापित नहीं होगा, क्योंकि शिक्षण का जो काम है या शिक्षा का जो काम है, वो केवल स्कूल में नहीं हो सकता है। उसके लिए पूरे समाज को एक स्कूल की भूमिका में रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं समाज स्कूल की भूमिका में होता भी है। बहुत सारी बातें हमारे बच्चे अपने समाज से ही सीखते हैं। तो उसको एक बेहतर समझ वाला कैसे बनाया जाए या उस समाज को कैसे समझा जाए, इसके लिए जरूरी है कि समाज से जुड़ा जाए। मुझे लगता है कि ये तीनों कार्य एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। जब मैं समाज से जुड़ता हूं, तो उससे मुझे साहित्य लेखन में मदद मिलती है, मुझे रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उस समाज से, जी मैं उससे उसकी भाषा सीखता हूँ, मैं उससे उसकी परेशानियों को समझता हूँ, तो वो मैं अपने लेखन में इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह से जो मैं बच्चों के बीच करता हूँ, उस सब का भी मेरे लेखन में असर पड़ता है। मैं बच्चों को जब समझ रहा हूँ, उनके साथ संवाद कर रहा हूँ, तो मैं उनको गहराई से समझ पाता हूँ। और जब मैं उनको गहराई से समझ पाता हूँ, तो उसको मैं अपने लेखन में अभिव्यक्त कर पाता हूँ। और जो मैं लिखता हूँ, उसको मैं बच्चों तक भी ले जाता हूँ। और उस लिखने से मेरे लिखने का प्रभाव बच्चों में भी कहीं ना कहीं पड़ता है। उनको लगता है कि हमारे गुरुजी लिखते भी हैं, तो उनको अच्छा भी लगता है, वो मेरे लिखे को पढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। भले ही और चीजें कोई बच्चा न भी पढ़े, तो गुरुजी ने लिखा है इसलिए वो उसको पढ़ता भी है। तो इस तरह से ये तीनों कार्य एक दूसरे के पूरक मुझे लगते हैं। और
मेरी शुरुआत जब मैंने अपने विद्यालय में लेखन को लेकर की तो मेरा ये एक शुरू से सोचना रहा और एक सपना भी रहा कि भाई मेरे बच्चे भी लेखन की ओर प्रेरित हों। मुझे लगता था कि लिखने वाला फिर पढ़ने भी लगता है और पढ़ने वाला लिखता भी है, तो यदि उसके अंदर पढ़ने की प्रवृत्ति जाग जाएगी तो अपने आप मेरा काम सरल हो जाएगा। जी। तो कहीं न कहीं लेखन ने मुझे शिक्षण में इस तरह के प्रयोग करने के लिए प्रेरित भी किया। मुझे ये जी। ऐसा लगता है कि एक ज़रूरी तरह का कार्य है बच्चों के लिए, तो मैं इनको पूरक मानता हूँ दरअसल। सर एक सवाल पहले तो मतलब फिर हम कंक्लूड करेंगे आपकी किसी कविता के साथ। एक तो सड़क कविता मैं आपकी सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से, और एक कविता और करते हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस पूरी परिचर्चा में, इस पूरे साक्षात्कार में कहीं कुछ छूट गया हो दीवार पत्रिका के बारे में मेरे से पूछने में या आपके बताने में, तो प्लीज वो बता दीजिए। दरअसल के बारे में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ या हम सब जो दीवार पत्रिका एक अभियान से जुड़े हुए साथी हैं, सब यह जी। चाहते हैं कि यह अधिक से अधिक स्कूलों तक, अधिक से अधिक बच्चों तक जाए और बच्चों को इसका लाभ मिले, उनकी अभिव्यक्ति को एक मंच मिले। तो इस उद्देश्य से हम चाहते हैं कि हर शिक्षक इसको अपने विद्यालयों में ले जाएं और शिक्षण से जोड़ें इसको, और हम्म। उनकी कल्पनाशीलता और उनकी रचनात्मकता इसको एक नए आयाम प्रदान करेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि शिक्षक को रचनाशील होने की ज़रूरत है। जब वो कक्षा में पढ़ाते हैं, तो जी। उनको उस समय भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसी कौन-सी एक्टिविटीज़ लेखन से संबंधित करवाई जाए, जिसका इस्तेमाल दीवार पत्रिका में किया जा सकता है उस सामग्री का। ये वह पढ़ाते हुए ध्यान में रखें, भले ही वो विज्ञान पढ़ा रहे हैं या गणित पढ़ा रहे हैं। बहुत संभावनाएँ हैं, वहाँ पर भी बहुत कुछ बच्चा मौलिक करता है, तो उसको ध्यान में रखें, एक बात। दूसरी बात दीवार पत्रिका को लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि इसको बहुत बड़ा बोझ न समझें। ये बहुत सहज ढंग से होने वाली प्रक्रिया है। यदि आप जी। इसको शुरू कर दें अपने बच्चों के साथ और पूरी उनको स्वायत्तता दें, तो स्वयं बच्चे इस काम को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो आप उन्हें पूरी स्वायत्तता दें, उन पर विश्वास रखें और उनसे संवाद स्थापित करें। ये तीनों बातें बहुत ज़रूरी हैं दीवार पत्रिका के लिए, स्वतंत्रता, संवाद और विश्वास। ये बना रहेगा तो बच्चे इसमें बेहतर करेंगे। और तीसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो दीवार पत्रिका है, वह केवल रचनात्मकता का विकास भाषाई या अभिव्यक्ति के रूप में ही नहीं करती है, बल्कि सामूहिकता के मूल्य को बढ़ाने में, जिसका आज हमें बहुत अभाव दिखाई देता है अपने समाज में। हम देख जी। रहे हैं कि हम व्यक्तिवादी अधिक होते जा रहे हैं और अपने समूह से, समाज से, समुदाय से कटते जा रहे हैं। ऐसे में और बड़ी बात यह है कि जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं इसको कहूँगा कि हम अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे आगे जी। बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समाज को अपने साथ लेकर बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, जो हमारा मूल्य था एक, वह धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन आप इसमें पाएँगे कि बच्चे क्योंकि दीवार पत्रिका एक समूह में निकालते हैं, जी। उनको हर निर्णय एक संपादक मंडल के द्वारा होता है, मिलजुल कर इस काम को किया जाता है, तो बच्चों के अंदर इसमें सामूहिकता की भावना का विकास भी हो रहा है। और सबसे अच्छी बात, जब बच्चे संपादक मंडल के रूप में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, अगले दीवार पत्रिका की विषय वस्तु पर बातचीत करते हैं, तो जो उनके बीच बातचीत होती है, उसमें आप पाएँगे कि बच्चे एक-दूसरे को सुन रहे हैं, वो धैर्य उनके अंदर है, अपने बात कहने का तरीका उन्हें आ रहा है। तो ये भी एक पहलू है, एक लोकतांत्रिक मूल्य, कुल मिलाकर मैं इसको एक शब्द में कहूँ तो उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में भी दीवार पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान करती है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दीवार पत्रिका से केवल वही जुड़ें जिनकी भाषाई दक्षता बहुत अच्छी है या भाषाई दक्षता के विकास। इसमें आप विद्यालय के हर बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें हर एक के लिए अवसर है। लिखने वाले लिख सकते हैं, चित्र बनाने वाले इसमें चित्र बना सकते हैं, जिसकी बहुत अच्छी पेंटिंग है वो पेंटिंग का काम ले सकता है। और जो इनमें भी नहीं है तो वो उसके प्रबंधन का काम देख सकता है कि दीवार पत्रिका के लिए जो तमाम चार्ट
कागज, पेंसिल, पेन या रंग आदि उपलब्ध कराने हैं, उसको दीवार में लटकाने की व्यवस्था करनी है, कैसे उसका हेडर जी बनाना है, कैसे उसका टैग लगाना है, तो प्रबंधन भी बच्चे इसमें सीख रहे होते हैं। तो इस दृष्टि से आप पाएंगे कि दीवार पत्रिका अपने आप में एक स्कूल है। यदि इसके जी इर्द गिर्द तमाम गतिविधियां हम आयोजित करें। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि दीवार पत्रिका ने बच्चों को इस रूप में जोड़ने का भी काम किया। वो समूह के रूप में जुड़े हैं बच्चे दीवार पत्रिका के माध्यम से, और उस समूह के माध्यम से वो विभिन्न गतिविधियां दीवार पत्रिका का जैसे विमोचन करना है, लोकार्पण करना है, उस लोकार्पण के लिए वो पूरी तैयारी करते हैं, मुख्य अतिथि को बुलाते हैं, उसका पूरा कार्यक्रम का संचालन करते हैं, गोष्ठी उस विषय पर करते हैं। इस तरह से यह भी बहुत अधिक संभावना इसमें बनती है कि यह एक जोड़ने का माध्यम बन रहा है। और इसका एक उदाहरण मैं पिथौरागढ़ में देख चुका हूँ। यहाँ पर महाविद्यालय में जो आरंभ नाम से दीवार पत्रिका निकलती है, और आज आरंभ नाम से बच्चों का जो युवाओं का जो समूह है, वो कहीं न कहीं उसकी शुरुआत दीवार पत्रिका से ही हुई। पहले दो साथियों ने एक दीवार पत्रिका आरंभ नाम से जब विद्यालय में अपने महाविद्यालय में शुरू की, दीवार में लटकाई, तो उसके बाद जो है बहुत सारे और युवाओं की जिज्ञासा हुई, वो उनसे जुड़े, और ये फिर उनके आपस में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होने लगी। और आज के दिन बहुत सारी गतिविधियां पढ़ने लिखने को लेकर वह शहर के अंदर कर रहे हैं, विभिन्न गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं, पुस्तक मेले लगा रहे हैं, कविता पोस्टर प्रकाशित कर रहे हैं, कार्यशालाएं कर रहे हैं दीवार पत्रिका को लेकर, छोटे बच्चों के साथ कार्यशालाएं कर रहे हैं, रचनात्मक कार्यशालाएं वो यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये केवल मैं महाविद्यालय स्तर की बात नहीं, बल्कि अपने स्कूल में भी मैंने पाया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों ने अपने गांव में जाकर, वो छोटे छोटे जो पुस्तकालय उनके द्वारा शुरू किए गए हैं, उन पुस्तकालयों में 10 दिन की कार्यशाला दीवार पत्रिका सृजन को लेकर लगाई गई, जिसमें उन्होंने अपने भाई बहन जो गांव में हैं, और गांव में जो बाहर पढ़ने वाले बच्चे हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में गांव आते, उन सबको लेकर बेहतरीन कार्यशाला उन्होंने उनके साथ कर डाली, और उसके बाद दीवार पत्रिका प्रकाशित की। तो ये गांव में एक गतिविधि का बहाना भी बन रहा है, उसके केंद्र में पत्रिका है। तो इस रूप में भी, और केवल स्कूलों में नहीं, मैं तो कहूंगा कि समाज के लोग भी, जैसे ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत के लोग भी मिलकर अपनी एक दीवार पत्रिका बना सकते हैं, जिसके माध्यम से गांव की विभिन्न सूचनाएं एक दूसरे को दे सकते हैं। वो ग्राम पंचायत के भवन में उस दीवार पत्रिका को लटकाया जा सकता है, और उसके द्वारा पूरे गांव वालों को कोई सूचना दे। और बहुत जगह, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, वहां पर हमारे साथी प्रमोद दीक्षित हैं, उन्होंने तो गांव के लोगों के बीच जाकर लोक कथाओं का संकलन करके, अरे वाह, उन लोक कथाओं को दीवार पत्रिका के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो समाज से जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम ये बन सकता है। हम अपने यहाँ क्या करते हैं कि जैसे हमारे क्षेत्र के लोक गायक हैं, या छोटे छोटे काम करने वाले, कोई लोहे का काम करता है, कोई निगाल की टोकरियां बनाता है, उनके इंटरव्यूज हमने लिए, और इंटरव्यूज को हमने दीवार पत्रिका में शामिल किया। या उस क्षेत्र में कोई युवा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे एक बार वहां पर पीसीएस में एक युवा का चयन हुआ, तो हमारे बच्चे उस युवा का इंटरव्यू लेने पहुंच गए, और युवा तो घर में नहीं मिले, लेकिन उनकी माताजी से ही बातचीत हुई, वो उनसे ही इंटरव्यू लेकर आए, और उसको विद्यालय अपनी दीवार पत्रिका में प्रकाशित किया। इससे जो समाज का और स्कूल के जो संबंध हैं, जो विशेष रूप से सरकारी स्कूलों को लेकर ये माना जाता है कि वो समाज से कट गए हैं, तो ये एक संबंध स्थापित करने का भी बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। सर, एक सवाल आया है दिमाग में अचानक से, क्या हम इसके लिए कोई वर्कशॉप इत्यादि भी आयोजित करते हैं कि लेखन कौशल बढ़े, अच्छा हो, में सुधार हो दीवार पत्रिका? हमने समय समय पर ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की हैं शहर के अंदर भी, जिसके केंद्र में दीवार पत्रिका रहती है, और होती वो दरअसल लेखन कार्यशाला है। हमने बच्चों की ही नहीं, शिक्षकों के साथ भी ये कार्यशालाएं आयोजित की हैं, और उसके परिणाम बहुत अच्छे हुए हैं। जब कार्यशाला लोगों ने अटेंड की, शिक्षकों ने, बच्चों ने, तो उनकी समझ और बेहतर हुई, और उनके समझ में आया कि अरे ये तो बड़ा आसान है। जैसे
पहले एक सवाल और रहता था शिक्षकों का कि जैसे हम लोग जितने भी साथी इससे जुड़े हैं, चाहे चिंतामणि जोशी हैं, जी राजीव जोशी हैं, प्रमोद दीक्षित है, ये तमाम लोग, या सीमा संसार हैं बिहार में जो दीवार पत्रिका निकालती हैं, ये तमाम ऐसे साथी हैं जो साहित्य से भी जुड़े हैं। तो लोगों का यही एक, शिक्षक साथियों का एक जवाब होता था जब हम उनसे दीवार पत्रिका के बारे में बातचीत करते थे, तो उनका जवाब होता था ये, भाई आप लोग तो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग खुद कहानी कविताएं लिखते हैं, तो आप बच्चों से तैयार करवा सकते हैं, लेकिन हम तो खुद ही कविता कहानी लिखना नहीं जानते हैं, तो हम कैसे ये काम कर पाए। जी तो जी जब कार्यशालाएं आयोजित की और हमने हम्म, वहां पर इस तरह से कविता, कहानियां, चुटकुले, पहेलियां, यात्रा वृत्तांत, या तमाम विधाओं में रचनाएं तैयार करवाई, और बहुत आसानी से, और उन्हीं के द्वारा, जो कभी जिसने एक शब्द नहीं लिखे मौलिक रूप से, उन्हीं जी से जी जब हम ये रचनाएं तैयार करवाते हैं, तो शिक्षकों का भी विश्वास बढ़ता है और उन बच्चों का भी बढ़ता है। उनको लगता है जी अरे ऐसा तो हम लिख सकते हैं, ये कौन सी कठिन बात है। यदि हम जी जी बच्चे से कह रहे हैं कि आप अपने जीवन का कोई अनुभव लिखिए, ऐसा अनुभव जब आपको बहुत खुशी हुई हो या आपको जब बहुत दुख हुआ हो, जी तो हर बच्चे लिख सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। ऐसे क्षण होते हैं जब उनको बहुत खुशी होती है, जब उनको बहुत रोना आता है। तो अब ये कौन सा कठिन विषय है। लेकिन आप देखिए, इस ओर रचना भी तैयार हो रही है, वो मौलिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जिससे भाषाई दक्षता बढ़ रही है उनकी। तो ये सब संभव। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारे शिक्षक साथी या अन्य बाहर से देखने वाले लोग भी ये मानते हैं कि द्वार पत्रिका में बच्चों द्वारा जो लिखा जाता है उसमें गलतियां बहुत होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गलतियां जरूर होंगी। जब हम कोई भी कार्य करते हैं और शुरुआत करते हैं, चाहे वो लेखन के अलावा कोई भी अन्य कार्य, तो उसमें भी गलतियां होती हैं। जी वर्तन संबंधी गलतियां भी होंगी, व्याकरण संबंधी गलतियां भी होंगी, और भाषाविद भी इस बात को मानते हैं कि भाई गलतियां सहज रूप से होती हैं और उनको लेकर बहुत टोका टाकी नहीं करनी चाहिए शुरुआत में। आप उसका तरीका निकालिए कि कैसे इस गलती के बारे में हम बच्चे को बताएं, लेकिन ये कभी ना किया जाए कि यदि कोई गलती बच्चा करता है, कोई वर्तनी संबंधी गलती, व्याकरण संबंधी, तो उसको टोका जाए और रोका जाए, ऐसा कभी नहीं हो। इससे बच्चे की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बाधित होती है और आगे से फिर बच्चा उस काम को करने से बचता है, और उसको ये लगने लगता है कि अरे ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं लिख नहीं पाऊंगा, मैं तो जानती जी नहीं हूँ, मैं तो शब्द नहीं, मेरे पास भाषा नहीं है। तो जी जी शुरुआत बातों से हमें बचना चाहिए। हाँ, ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि हम बच्चों की गलतियों की ओर उनका ध्यान खींच सकें, उनको ठीक कर सकें, और फिर हर लेखन से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस बात को जानता है कि जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है, अपने आप गलतियां दूर होती जाती हैं। तो दीवार पत्रिका में बच्चे जितना अधिक लिखेंगे, तो आप पाएंगे कि आने वाले समय में उनकी गलतियां दूर होती जाती उतनी हैं। और अच्छी ये हम अपने यहाँ देखा भी है। जो बच्चे शुरुआत में 2-4 वाक्य सही नहीं लिख पाते थे, अपने मन से नहीं लिख पाते थे, वही बच्चे बाद में 2-2, 3-3 पेज आप किसी विषय में भी उनको लिखने के लिए दे दें तो वो लिख देते थे। क्यों? उनको लगता था कि यहाँ पर हमें कोई टोकने वाला नहीं है, हम जो भी लिखेंगे उसको स्वीकार किया जाएगा। तो इससे धीरे 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 उनमें अपने आप गुणवत्ता आने लगी। हाँ, हम इतना जरूर करते थे कि उनको अच्छी रचनाएं पढ़ने के लिए दिया करते थे। तो मैं तो जी यहाँ पर यह भी कहूंगा कि जहां जहां दीवार पत्रिकाएं निकल रही हैं, वहां पुस्तकालय का एक कोना जरूर बनना चाहिए, किताबों का एक कोना होना चाहिए। पढ़ने और लिखने को एक दूसरे से जोड़ने की जरूर आवश्यकता है। आप जी जिस विधा में भी बच्चे को रचना लिखने के लिए कहते हैं, उस जी विधा में उससे पहले उनको अच्छी रचनाएं पढ़ने के लिए दीजिए। इससे क्या फायदा लाभ होगा कि बच्चे पढ़ने की ओर प्रेरित होंगे, वो लिखने के लिए जी पढ़ेंगे, और धीरे धीरे वह फिर आनंद के लिए भी पढ़ने लगेंगे। उनको उस पढ़ने में आनंद आने लगेगा, तो वह पढ़ने से भी स्थायी रूप से जुड़ेंगे। इसलिए पढ़ना और लिखना दोनों काम एक साथ हो पाएगा, और जी पढ़ने से लिखना मजबूत होगा और लिखने से ही पढ़ने की और आदतें होंगी। सर, एक एक जाते जाते एक छोटा सा सवाल और है। लगभग कितने विद्यालयों में अभी विभिन्न राज्यों के कितने विद्यालयों में दीवार पत्रिका लगभग है लगभग निकल से ही हम इसको बता सकते हैं, बहुत एक्यूरेट संख्या तो हमारे पास नहीं है।
मोटे रूप में मैं कह सकता हूं कि 1000 के आसपास यह संख्या पहुंच गई होगी। और इसको आप दीवार पत्रिका एक अभियान नाम से फेसबुक में एक समूह है, वहां पर उसको देखा जा सकता है। उसमें लगभग 4000 शिक्षक जुड़े हुए हैं, 4000 से भी ऊपर। और देश भर से जहां जहां भी ये पत्रिकाएं निकल रही हैं उसकी सूचना उस समूह में मिल जाएगी। तो वहां भी जुड़िए और एक दूसरे से संवाद का एक वो माध्यम है। मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि दीवार पत्रिका एक अभियान नाम से फेसबुक में यह समूह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना बहुत अमूल्य समय मुझे दिया। कम से कम उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में एक वो मुहिम पहुंची जो बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा थी, दीवार पत्रिका के रूप में। इस दीवार पत्रिका के रूप में हमको, मुझे लगता है कि बच्चों में साहित्य का, बच्चों में शिक्षण का, बच्चों में पढ़ाई लिखाई का, हर चीज का बीजारोपण हम कर रहे होते हैं। उसके बारे में आपने मुझसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दीवार पत्रिका एक अभियान को अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे देश के अन्य क्षेत्रों में ले जाने का यह एक प्रशंसनीय प्रयास किया। और मैं यहाँ पर आपके उस प्रयास की भी सराहना करूंगा। जब हमारे क्षेत्र के एक बच्चे ने अपने दूरस्थ गांव में एक लाइब्रेरी की शुरुआत की, तो आप ही वह पहले पत्रकार हैं जिसने अमर उजाला में उस खबर को प्रकाशित किया। और उसका असर यह हुआ कि अन्य बच्चे भी उस काम को करने के लिए प्रेरित हुए। अन्य गांव में भी पुस्तकालय खुल पाए। और सबसे बड़ी बात, उस कस्बे के जो एक वहां पर एक एनजीओ है, उस एनजीओ ने उस बच्चे से प्रेरणा लेकर कस्बे में पुस्तकालय की शुरुआत की। और आज देवलथल में एक अच्छा सा पुस्तक बच्चों के लिए तैयार हुआ है, एक पुस्तकालय भवन वहां पर बन चुका है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी ही प्रेरणा रही। आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आपके लेखे के माध्यम से वह सूचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंची और उनको प्रेरणा भी मिली, वैसा करने के लिए प्रेरित भी हुए। तो मैं आशा करता हूं कि आज भी यह बात दूर तक जाएगी और देश के विभिन्न क्षेत्रों से अन्य शिक्षक साथी या छात्र इस अभियान से जुड़ेंगे और एक सुंदर समाज, पढ़ा लिखा समाज, सोचने विचारने वाला समाज हम बना पाएंगे। और जिस समाज में रचनात्मकता होती है उसी समाज में शांति कायम रह सकती है। यह भी हमारा दृढ़